वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से बोर तो नहीं हुए? मजे आ रहे पढ़ने में? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। लेट मी जस्ट सी योर कमेंट्स। गुड इवनिंग चरण स्पर्स, थैंक यू यार, मतलब खुश रहिए आप, हमेशा खुश रहिए जिंदगी में। थैंक यू। चलिए बॉस, हमने कल कहाँ तक पढ़ा था मैं आपको बता दूं। मैं थोड़ा भाग भाग के आया हूँ, तो हो सकता है मैं थकान वाला फेज में हूँ, बट ठीक है। मैं भी दिल्ली था, दिल्ली से नोएडा भाग के आया हूँ। बहुत ट्रैफिक है बस। जो भी दिल्ली से नोएडा अगर आ रहे हैं और अगर वीडियो सुन रहे हैं, अभी मत आओ, बहुत ट्रैफिक है। चलो आ जाओ। कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी हमने कल यहां तक कर लिया था, है ना। और आयोनाइजेशन एनर्जी करने के बाद हमें बेसिकली एक टाइप का क्वेश्चन और करना होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है ना। एक टाइप का क्वेश्चन और करना है, और वो मैं आपको कराऊंगा कंपेयर IE1, IE2, IE3, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, मैंने ये सब आपको कल करा रखा है, कल ही रात में करा रखा है, ये सारी चीजें हमने करा रखा है। द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो आता है आपके पास, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन वो इस तरह से आता है कि कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, जैसे क्या लिखा हुआ है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैसे अब आपको यहां पे मेंशन किया गया है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी 1 भी कंपेयर करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी कंपेयर करना है, ठीक है। तो यार जो अभी तक हम आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे थे वो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर कर रहे थे। अभी तक जो हमने लिखा है ना कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर हो रही है। अभी तक जितने भी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर किया है वो बाय डिफॉल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर हो रहा था। अब क्या होगा कि IE1 और IE2 जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, और आप देखोगे तो आपके मॉड्यूल्स में, आपके क्वेश्चंस में काफी मिल रहे होंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल का एक्सेस आपको आज से मिलना चालू हो गया होगा, ठीक है। मैंने बोला था एक एक चैप्टर जैसे ही क्लोजिंग पे आएगा तो चैप्टर के बाद आपको मॉड्यूल्स स्टडी मटेरियल मिलने रहेंगे, और इनफैक्ट आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरा मतलब कंप्लीट नीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्टडी मटेरियल, थ्योरी विद क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे स्टडी मटेरियल सेक्शन में। तो या तो अभी मिल गया होगा या तो शाम में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज में ही हो जाएगा स्टडी मटेरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, 7 अगस्त को टेस्ट है, मतलब संडे को टेस्ट है, ठीक है ना। जो भी संडे से पहले होगा वो टेस्ट रूम में आएगा, सिंपल बात है, मतलब कोई इसका सिलेबस और कोई प्लानर की जरूरत नहीं है। हर एक संडे बीच करके आपका टेस्ट है, उससे पहले जो भी पढ़ाया जाता है वो सब टेस्ट में आता है, बड़ा सिंपल। चलिए आइए कंपेयर IE1 और IE2 की बात करते हैं। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4, ये होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना आता है तो आइए मैं बताऊंगा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, जो कि आगे आने वाला है। चलिए नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इट इज 1s2 2s2 2p3, है ना। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो ये होता है, आप देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहां पे 2p4 से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहां पे 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। 2p3 चूंकि हाफ फील्ड है बॉस, 2p3 चूंकि बॉस ये क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और इसलिए अगर ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। स्टेबल वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। सो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, तो ये जो ऑर्डर आया है वो IE1 का ऑर्डर आया है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का। जब भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर निकालना हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन आप खुद से ही निकाल दो। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 में कुछ चेंज नहीं करना है, कंपेयर कर लेना है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात अगर हम कर रहे हैं तो बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो। 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये 2p3 हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 1s2 2s2, ये 2p2 हो गया। अब IE2 जब कंपेयर करोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना। अब देखो कहां एनर्जी ज्यादा लग रहा है, तो अब इन केस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी ज्यादा लग रहा है, बिकॉज नाउ इट इज हाफ फील्ड। IE2 की बात कर रहे हैं तो इस केस में 2p3 में ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अब हाफ फील्ड हो चुका है, ये अब बेटा आपके पास हाफ फील्ड हो चुका है, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए IE2 ज्यादा है एज कंपेयर टू, IE2 ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये देखिए ऑक्सीजन में 2p
नाइट्रोजन देखो 2p3 हाफ फील्ड है, यहां देखो ऑक्सीजन 2p3 हाफ फील्ड हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए नाइट्रोजन ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए ऑक्सीजन ज्यादा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब मैं आपको इसी तरह अगले एक सवाल पे लेके जाता हूं कि IE1 और IE2 के 2-3 सवाल कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास आएगा क्वेश्चन, कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। ठीक है, तो क्रोमियम का और मैंगनीज का आपको IE1 और IE2 निकालना है। तो सबसे पहले आप IE1 कंपेयर करोगे, तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही लिख दोगे, और IE2 के लिए क्या करोगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके लिखोगे। IE3 कंपेयर करने का पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, IE4 कंपेयर करने को पूछे तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना। क्लियर है, समझ गए हैं? चलिए अब देखिए यहां पे IE1 की बात करते हैं, क्रोमियम और मैंगनीज की। तो ये देखो, ये क्रोमियम है और ये मैंगनीज है। ये देखो, ये क्रोमियम है, मैंगनीज है। ये कौन है जो व्हाट्सएप कर खेल रहा है? भाई कभी ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते फिरोगे, ऐसे सिलेक्शन होता है क्या? सिलेक्शन करने वाले बच्चों के पास समय नहीं होगा सांस लेने का, ऐसा होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, तुम टेलीग्राम ग्रुप बनाओगे, तुम ये करोगे, तुम यूट्यूब चैनल बना लोगे, मैं लिख के दे सकता हूं सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है प्रिपरेशन के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, इसका टेलीग्राम का बनाने का। वो सब फिर वही है, फिर आप जाके लास्टली 1 से 2 साल बाद जब पेरेंट्स भी थक चुके होंगे कि अरे नहीं अब तो नहीं पढ़ाना इसको, तो फिर आप साइकिल के पंचर बना रहे होगे, या फिर आप गोलगप्पे की दुकान खोल रहे होगे, या कुछ ना कुछ ऐसे ही कर रहे होगे। तो इससे बढ़िया है पढ़ लो बेटा, डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर के आगे कंपाउंडर लगने से अच्छा है डॉक्टर बन जाओ। वो भी इसी यूट्यूब से पढ़ के, इसी स्टडी भारत से पढ़ के डॉक्टर बना होगा, और आप भी स्टडी भारत से पढ़ के कंपाउंडर बनोगे उसी डॉक्टर के अंदर, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको खुद ही। इसलिए ये व्हाट्सएप खेलना छोड़ दीजिए। टेस्ट में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। यस, इस बार वाली टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री ही आएगा। चलो आ जाओ, क्रोमियम और मैंगनीज की बात करते हैं। तो क्रोमियम और मैंगनीज में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सिंपल है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। ठीक है ना? तो क्रोमियम के केस में 4s1 3d5। मैं मैंगनीज की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। अच्छा, क्लियर हो गया होगा। अब देखो कंपेयर IE1। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगे। अब यहां देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा 4s1 लग रहा है। यहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकलेगा। आउटर ऑर्बिटल यही तो है 4 वाला, 3 तो इनर ऑर्बिटल है, 2 और इनर ऑर्बिटल है, 1 सबसे इनर ऑर्बिटल है। फिर बॉस यहां पे आप देखोगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s2 से निकलेगा। मैं एकदम कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन के साथ बात कर रहा हूं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। यहां 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। बड़ा इजी, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि दोस्त ये देखो ये फुलफिल्ड है और ये देखो ये हाफ फिल्ड है। फुलफिल्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। ठीक है, अब देखो इसका बताओगे इन दोनों में से, क्रोमियम और मैंगनीज का बताओगे? तो यार मैंगनीज में ज्यादा स्टेबल है, मैंगनीज की ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। सो Mn का IE1 ग्रेटर देन क्रोमियम, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल, बट फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी? IE2 की, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की। तो जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहा हूं तो बच्चे एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना है। जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहा हूं तो बच्चे एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना है। तो क्रोमियम भी हटाना है, मैंगनीज भी हटाना है। क्रोमियम में क्या हो जाएगा? इट इज 1s2, इट इज 2s2, यहां पे आ जाएगा 2p6, यहां आ जाएगा 3s2, यहां हो जाएगा 3p6, और फिर ये हो जाएगा 3d5, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। यहां देखोगे 1s2, यहां पे 2s2 2p6, आगे जाओगे इट इज 3s2, आगे जाओगे इट इज 3p6, आगे जाओगे इट इज 4s1 और 3d5। यहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है? 4s1 में। यहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है? 3d5 में। यहां पे हाफ फील्ड में आ रहा है, यहां पे 3 से इलेक्ट्रॉन निकालना है या 4 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब बोलोगे ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। यहां पे थर्ड ऑर्बिट से निकालना है, मतलब अंदर से निकालना है, और यहां पे फोर्थ ऑर्बिट से निकालना है, मतलब बाहर से निकालना है।
बाहर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जैसे ही अंदर आओगे न्यूक्लियस के पास आ गया। थर्ड ऑर्बिट मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, निकालना मुश्किल है, ये फार टू न्यूक्लियस निकालना आसान है। तो बॉस Ie2 क्रोमियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीज। Ie2 किसका ज्यादा होगा? क्रोमियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीज। मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर Ie1 एंड Ie2, दोनों ही बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। Ie1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जो स्टेबल है उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये ज्यादा स्टेबल है इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। इन दोनों में दोनों ही हाफ फील्ड है, बट यहां थर्ड ऑर्बिट से निकालना है, ये न्यूक्लियस के और पास है मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहां फोर्थ ऑर्बिट से निकालना है मतलब न्यूक्लियस से दूर हो गया, कम एनर्जी में निकल जाएगा। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर Ie1 एंड Ie2 ऑफ कॉपर एंड जिंक। कंपेयर Ie1 एंड Ie2 ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब मैं क्या करता हूं, शॉर्टकट लगा लेता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा कॉपी। चलो आप ये कर नहीं सकते, आपको लिखना पड़ेगा, पेस्ट। कंपेयर Ie1 एंड Ie2 ऑफ कॉपर एंड जिंक। चलो फटाफट से कर लो। कॉपर का Ie1 और जिंक का Ie1 कंपेयर करो, फिर Ie2 कंपेयर करना। एस ऑर्बिटल से क्यों नहीं निकला है क्रोमियम में? क्रोमियम में एस ऑर्बिटल से क्यों नहीं निकला? अरे एस ऑर्बिटल से नहीं भाई, ये देखो 3s, फिर आगे मैंने बताया था ना, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज है, फिर p ऑर्बिटल दूर होता है, फिर d ऑर्बिटल और दूर होता है, फिर f ऑर्बिटल और दूर होता है। पेनिट्रेशन पावर में बताया था कि न्यूक्लियस के सबसे पास है, इसलिए ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा पेनिट्रेशन है। ठीक है, तो जितना दूर होगा वही तो आउटर मोस्ट होगा, तो डी वाला दूर है वही आउटर मोस्ट होगा, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलो नेक्स्ट, कंपेयर Ie1 एंड Ie2 ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, कॉपर एंड जिंक की बात करते हैं तो Ie1, यहां पे आइएगा बेटा, Ie1 तो कॉपर की अगर मैं बात कर लूं, जिंक की बात कर लूं, तो देखो वैसे तो मैं पूरा इलोंगेट करके लिखना पसंद करता हूं, पूरा बड़े वाले फॉर्म में, 1s 2s 2p 3s। ठीक है, 3p 4s 3d, 3p 4s 3d। तो ये जो कॉपर होता है 4s1 3d 10 होता है, और जिंक के केस में होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ यहां पे बड़ी अच्छी बात कि बॉस यहां पे इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकालना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकालना है। ठीक है, आउटर मोस्ट से निकालना है, तो बेटा आउटर मोस्ट से निकालोगे, नीचे वाला फुलफिल्ड है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 की अगर मैं बात करता हूं तो जिंक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर, और कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है। जब जब मैं Ie2 कंपेयर करने जाऊंगा बेटा, अगर मैं Ie2 कंपेयर करने गया हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन में निकाल देता हूं, कॉपर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन वी हैव 3d10 4s में तो बचा ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। जिंक की बात करोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकाल दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10, ये हुआ है। यहां पे आप देखोगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा d3 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, 3d सबसे आउटर मोस्ट है, यहां पे आउटर मोस्ट ये है। क्लियर हुआ, यहां पे ये आउटर मोस्ट है, यहां पे ये आउटर मोस्ट है। यहां 4 से निकालना है, न्यूक्लियस से दूर हो गया, यहां 3 से निकालना है, न्यूक्लियस से पास हो गया। जो न्यूक्लियस से पास है उसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, सो कॉपर में ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू जिंक, आयनाइजेशन एनर्जी 2। बोलो हाँ, बोलो क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना? चलो आ गया होगा। एक और तरह का क्वेश्चन आता है, एक और तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास, और वो जनरली आपको नहीं पढ़ाया जाता है बट बुक्स में है, और एक बार पीएमटी में आया हुआ है, मतलब जब आपका एग्जाम AIPMT होता था तब आया हुआ है एक बार। तो मैं तो मानता हूं उसको पढ़ाना चाहिए, और मैं तो पढ़ाता हूं, तो मैं तो पढ़ाऊंगा, और मैं ये नहीं छोड़ूंगा को आपको आता होगा, कभी नहीं। आप देखेंगे तो हर चीज जो एनसीईआरटी में वो तो है ही, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी है, कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वो भी आपको जानना है। ठीक है, मतलब एनटीए का वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, लेटर बाय लेटर सारा सिलेबस मिलेगा आपको, कुछ छोड़ा छाड़ी नहीं होगा। मैं सिलेबस हो सकता है 15 दिन बाद कंप्लीट कराऊं एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, बट मिलेगा पूरा। वो चीटिंगबाजी मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपके करियर से खेलना थोड़ा, दैट्स नॉट अ गुड गेम। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मुझे समझाना पड़ेगा, आ जाओ। फाइंड आउट ग्रुप नंबर, एलिमेंट का आप ग्रुप नंबर पता कर सकते हो। फाइंड आउट ग्रुप नंबर एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड आउट ग्रुप नंबर एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड आउट ग्रुप नंबर एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। फाइंड आउट ग्रुप नंबर एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। आ जाओ, जैसे मान लो बॉस यहां पे हम बात कर लेते हैं IE1 की, फिर मैं बात कर लूंगा IE2 की, देन वी विल टॉक अबाउट IE3 एंड देन वी विल टॉक अबाउट IE4। आयनाइजेशन, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया होगा, एक एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी होगा, इसका दिया है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एग्जैक्टली आपको जो एग्जाम में आया था पहले वो ही करा देता हूं, फिर और क्वेश्चन कराऊंगा। फिर आ गया 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो गया 220 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दी गई है। अब आपको बताना है कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है और कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इस एलिमेंट का। एक कोई एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी को देख के आपको ग्रुप नंबर पता करना है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। अब देखो, इसके कॉन्सेप्ट में मत जाओ, ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक पहले सुन लो, फिर अपने आप कॉन्सेप्ट डिजाइन हो जाएगा जैसे मैं निकालूंगा। देखना, कॉन्सेप्ट पे पहले नहीं जाएंगे, पहले हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे फिर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सुनना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना होता है कि बस देखो कि कहां पे लार्ज गैप ऑफ एनर्जी है। जैसे देखोगे ये 20 से 40 दो गुना हो गया, ये 40 से सीधा 200 हो गया, 5 गुना चेंज आ गया यहां पे। तो देयर इज अ मेजर गैप। तो जहां पे भी सबसे ज्यादा गैप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी दिखे वहां पे लाइन खींच दो। जहां पे भी सबसे ज्यादा गैप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, लाइन खींच दो। लाइन से ऊपर कितने आयनाइजेशन एनर्जी दिए गए हैं? 2, दैट मींस ग्रुप नंबर 2। लाइन से ऊपर कितने आयनाइजेशन एनर्जी दिए गए हैं? 2, दैट मींस ग्रुप नंबर 2। अब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व तो हो गया, ग्रुप नंबर 2। उसी तरह स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शॉर्ट ट्रिक से ही करा देता हूं। जहां भी सबसे ज्यादा छलांग लग रहा है, जहां पे भी सबसे ज्यादा गैप लग रहा है, वहां लाइन खींचो, और लाइन से ऊपर जितने आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज ग्रुप नंबर। उसके बाद आपको बेटा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा इसमें कि यहां इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है। यार वैसे तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ग्रुप नंबर 2 का तो +2 ही होता है। वैसे भी आप देखो, लाइन से ऊपर जितनी आयनाइजेशन एनर्जी है वही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और हमेशा प्लस में आएगा। लाइन से ऊपर जितनी आयनाइजेशन एनर्जी है हमेशा प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा? अरे आयनाइजेशन एनर्जी से केटायन बन रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, केटायन बनता है, +2। बोलो ठीक। अगर आपको बेटा कोई वैलेंसी पूछे तो भी बेटा उसका आंसर भी 2 ही होगा। लाइन से ऊपर जितनी आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, मतलब दैट इज द आंसर। 2 आयनाइजेशन एनर्जी लिखी गई, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनो। कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, इसका मतलब यहां पे सेल का चेंज हो रहा होगा, 4th से 3rd में आ जा रहा होगा। यहां पे शेल का चेंज हो रहा होगा, देखो 4 से 3rd पे आ जा रहा होगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पे ज्यादा एनर्जी का गैप आ रहा है, इसका मतलब यहां पे शेल नंबर चेंज हुआ है, यहां पे शेल नंबर चेंज हुआ है, और शेल नंबर चेंज होने की वजह से ग्रुप नंबर निकल गया कि यही तो होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं इसी का, ये दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं अपन, ठीक है। देखो यहां पे IE1 की वैल्यू जो है ये 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, IE2 की वैल्यू जो है वो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, IE3 की वैल्यू जो है वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और IE4 की वैल्यू जो है वो 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मुझे बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और वैलेंसी क्या है। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, फिर से गौर से सुनिए, फिर से पेन नीचे और नजरें नजरों में। आ जाओ यहां पे, ये देखो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सीधा 10 गुना बढ़ गया, और बाकी देखो 100 का गैप आ रहा है, दैट इज नॉट अ। तो बेटा यहां पे सबसे ज्यादा चेंज आया है, जहां आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे मेजर चेंज आ रहा है वहां पे लाइन खींच दो। इस लाइन से ऊपर देखना, नीचे नहीं, बस यही देखना। इस लाइन से ऊपर क्या दिख रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब केवल 1, मतलब ग्रुप नंबर 1 होगा। ये ग्रुप कितना है इसका? इसका ग्रुप इज इक्वल टू 1, ग्रुप नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, वैलेंसी इज 1। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, नंबर बोलो,
ऑक्सीडेशन स्टेट +1, वैलेंसी इज 1। बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है ना, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, अरे हाँ या ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखे होंगे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। आइए, IE1 इज इक्वल टू 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE2 इज इक्वल टू बेटा 225 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE3 इज इक्वल टू 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और IE4 जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 1100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मुझे बताइए इसमें ग्रुप नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और वैलेंसी क्या है? चलो कम ऑन एवरीबॉडी, ग्रुप नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और वैलेंसी क्या है? आ जाओ, यहां पे जैसे ही आओगे बेटा आपके पास आ जाएगा, ये लाइन खींच दो, सबसे ज्यादा गैप यहीं पे तो दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गैप यहीं पे है, तो फिर से आंसर आ रहा है ग्रुप नंबर 2, वैलेंसी इज +2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 एंड वैलेंसी इज 2। ठीक है, सेम बेटा आपके पास मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाता हूं। अगर IE1 की वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर IE2 की वैल्यू बेटा 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर IE3 की वैल्यू बेटा 105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मुझे बताओ आंसर इसका। तो सबसे ज्यादा मेजर गैप आपके पास क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है, मतलब ग्रुप नंबर डिसाइड हो गया 1, वैलेंसी डिसाइड हो गया 1, ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड हो गया +1। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद आपका आयनाइजेशन एनर्जी खत्म होगा, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। दैट इज ऑल्सो गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले लिख लो, आराम से लिख लो, हर बार ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ ऑब्वियस, तभी मैंने बताया, वरना तो क्यों ही बता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका यही तरीका ही है, मतलब दिस इज नॉट ट्रिक, यही तरीका ही है ये सॉल्व करने का, और कोई तरीका नहीं होता। यस, यूनिवर्सल ट्रिक। लिख लिया आपने? ठीक है, लिख लिया आपने। चलो, आपको मैं एक शायरी सुनाता हूं। मैंने शायरी लिखी है आपके लिए, लिखी नहीं है, हमने कहीं से देखा है इसको। आइए, थोड़ा इरशाद इरशाद करो, थोड़ा वाह वाह करो, थोड़ा इरशाद थोड़ा वाह वाह भी तो होनी चाहिए। तुम्हारे डाउट एक तो इतना, अच्छा कई लोगों को मेरी शायरी समझ ही नहीं आती है। चलिए, बहुत अच्छी शायरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी शायरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मजा इसका आनंद उठाना है। चलिए, तो अर्ज किया है कि तुम्हारे मौसम का, फिर से अर्ज किया है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लागे है। ऐसा लिखा है इसमें कि अर्ज किया है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लागे है, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। फिर से अर्ज किया है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लागे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाने लगे। क्या बात, हो अमेजिंग। तुम्हारे बस में अगर हो तो भुला दो मुझे, शायद मुझे भुलाने में जमाने लगे। चलिए, अच्छा है, अच्छा शायरी है। हाँ, कल लोग पूछ रहे कल वाला मोबाइल क्या रहा है। अरे ये प्यारा मोबाइल है, दिस इज अ गुड मोबाइल, दिस इज अ मतलब ये मतलब अभी तक का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वाला मोबाइल है, दिस इज गुड। और वो भी अच्छा है, उसको मैंने आई वांट टू शूट अ व्लॉग, तो मैं डेली व्लॉग शूट करने का प्लान कर रहा हूँ, तो फॉर दैट पर्पस आई हैव बॉट दैट। इसको व्लॉग में लूंगा क्योंकि इसके कैमरा अच्छा है, उसको आई मेक इट अ पर्सनल यूज।
ठीक है, 2 आईफोन से अच्छा था कि एक वो ले लो, एंड्रॉइड ले लो। चलिए बढ़िया, आ गए हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आइए, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए, तो एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहली बात आई कि मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहले आपको 2 एप्लीकेशन है, एक आएगा मेटालिक कैरेक्टर और दूसरा आता है आपके पास रिएक्टिविटी। दूसरा आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, आओ दोनों ही हम देखते हैं। अब देखना, मेटालिक कैरेक्टर या मेटल क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर या मेटल का मतलब होता है जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर या मेटल क्या होता है बेटा? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर या मेटल इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज, ये होगा मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल है। अच्छा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब ज्यादा मेटालिक है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो ज्यादा मेटालिक है। समझना बात को, फिर से समझना, फिर से पेन नीचे, नजरें हमारी नजरों के अंदर आ जाओ। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, और जो जल्दी लूज कर देगा तो बेटा वो मेटल ज्यादा है। तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो मेटालिक कैरेक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समझ गए? तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है कि कम होता है? लेफ्ट से राइट जाने पे बेटा Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है इसलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर आओ, टॉप से बॉटम जाने पे क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है। अच्छा, अगर साइज बढ़ रहा होता तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा तो क्या बेटा हमने ये पढ़ रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं इनवर्स रिलेशन की वजह से कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा? अगर मैं बोल सकता हूं क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा? अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा? इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के ऊपर। अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर। आइए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर आते हैं कि भाई मेटल रिएक्टिव कैसे माना जाता है। कॉन्सेप्ट सोचो, मेटल रिएक्टिव कैसे होगा? तो फिर दिमाग में आया कि रिएक्शन कौन करता है? यार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन मेटल। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन मेटल्स, सॉरी नॉट मेटल, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो ज्यादा रिएक्शन कर पाएगा। फिर से सुनना, क्योंकि रिएक्शन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा वो क्या है? उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि भाई रिएक्टिविटी भी जो है वो मेटालिक ही है। अगर मेटल ज्यादा है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेटल ज्यादा है, सिंपल। अगर रिएक्टिव ज्यादा है तो मेटल ज्यादा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करेगा। तो रिएक्टिविटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आपको कोई कंपेयर करने को बोलो रिएक्टिविटी बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल के उल्टा कर दे, इनवर्स रिलेशन। तो अगर मैं यहीं पे ऐड कर दो इसी में कि टॉप से बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है और मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो रिएक्टिविटी भी कम हो रहा है।
क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी आर वन एंड द सेम थिंग। मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा लेफ्ट से राइट जाने पे, और टॉप से बॉटम पे मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर पूछे या रिएक्टिविटी पूछे, बतवा सेम से। क्लियर है? कोई समझ गए? सर जब भी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में, अरे हो गधे कौन है ये, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल, राइट साइड में मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब नॉन मेटल है। राइट साइड, लेफ्ट साइड में मेटल है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। सर अगर स्टडी भारत से कोई स्टूडेंट नीट 2023 में रैंक लेके आएगा तो बेटा, अगर 22 में जिसका रैंक आया है उसको आईफोन 14 मैंने प्रॉमिस किया है कि जिस दिन लॉन्च होगा, वो मेरी हेडेक है, आई विल गिव यू द आईफोन 14 विद द लॉन्च। लॉन्च होने के बाद इंडिया में कुछ लोगों के पास होता है, कुछ हजार लोगों के पास होता है, आपके पास में एक होगा। गिव मी जस्ट अ गुड रैंक। अगर सिंगल डिजिट रैंक देते हो तो आप तो भाई समझ जाओ, यू कैन गेट सम गुड वर्थ अराउंड लाइक 11 लाख 15 लाख, इतना अमाउंट आप मिल सकता है एक साथ। ठीक है क्या? हार्ड कॉपी कब से मिलेगा? हार्ड कॉपी बेटा 7 डेज, हार्ड कॉपी 7 डेज, सॉफ्ट कॉपी आज मिलने लगा है, हार्ड कॉपी 7। नेक्स्ट चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी का हमने क्या किया है बेटा? काम तमाम। आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने कर दिया है बेटा काम तमाम। आइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे चलते हैं। लिख लिया आपने? यहां तक लिख लिया। आइए सेकंड लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइए सेकंड पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। राइट, चलो आ जाओ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन, यहां पे आइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइए अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास क्या होगा? बड़े सिंपल तरीकों में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? आइए बड़े सिंपल तरीकों में समझ जाते हैं। आइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत क्लियर वर्ड्स में पहले मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा, फिर एफिनिटी पे जाऊंगा। आइए अब आयोनाइजेशन एनर्जी में हो क्या रहा था मैं आपको बताता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी का वापस से वही डायग्राम लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में जैसे ये क्या है आपके पास? सर ये रहा न्यूक्लियस बीचों बीच, फिर क्या होता है? तो सर ऑर्बिट्स होते हैं चारों तरफ, फिर क्या होता है? तो ऑर्बिट्स होते हैं चारों तरफ। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा? ये जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कर रहा है। ये जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है? अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, और हमने क्या किया था? एनर्जी डाल के इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का ब्रेकअप करा दिया था। हमने क्या किया था? एनर्जी डाल के इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का ब्रेकअप करा दिया। यही था। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? न्यूक्लियस इसको खींच रहा था। एनर्जी देके हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया, और इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे थे। दिस वाज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पुराने क्लास की बात है। अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये एटम है, इसमें पहले से न्यूक्लियस होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डाल दें, फिर से सुनिएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डाल दें, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के गेन होने से जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन जाके अंदर चला जाएगा। सुनो बड़े बड़े गौर से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। हाँ या ना? बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा कि एनर्जी रिलीज होगी। आइए मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ गया, तो क्यों आएगा? क्योंकि बेटा ये अंदर वाला न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। अंदर वाला न्यूक्लियस, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर वाला न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स में एनर्जी रिलीज होती है। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा कॉन्सेप्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो,
और इलेक्ट्रॉन अगर डाल रहे हो तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डालोगे तो अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। अब ये कैसे याद रहेगा कि अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है? आओ मैं बताता हूं, और ये बार बार काम आएगा। पूरी केमिकल बॉन्डिंग का गेम ही यही है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग जाते हो, जैसे स्टडी भारत तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, हम धीरे धीरे ऑफलाइन आ रहे हैं, बट स्टडी भारत तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अभी। तो बस आप मान लीजिए आप किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गए, या गए होंगे, या जाओगे, या जा रहे होंगे, जैसा भी सिचुएशन, या कहीं भी शादी वादी में कहीं भी तो जाते ही होंगे, घर से निकलते तो होंगे। तो मान लीजिए किसी जगह पे आप गए और आपकी उम्र की गलती है, आपकी गलती नहीं, आप तो बड़े अच्छे लोग हो, आपकी उम्र की गलती ऐसी है कि बस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी उम्र की गलती है, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी से अट्रैक्ट हो गए और गलती से इंस्टा आईडी पता लग गया या व्हाट्सएप नंबर पता लग गया, गलती से इंस्टा आईडी पता लग गया या व्हाट्सएप नंबर पता लग गया, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस विल हैपन, राइट? यू विल सेंड सम मैसेज, यू विल रिसीव सम मैसेज, इधर यू विल गेट ब्लॉक्ड और यू विल इधर यू विल गेट ब्लॉक और यू विल बी लाइक, ठीक है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स काम कर, यही होगा। होता क्या है जिंदगी में कि जब जब दुनिया में अट्रैक्शन होता है कहीं भी, ये नेचर का नियम है, हमेशा से एनर्जी का लॉस होगा। पता है क्यों? आप अट्रैक्शन हुए, फिर आप 1 महीने के बाद थोड़ा सा और फ्रैंक हुए एंड यू विल बी लाइक लेट्स मीट, you'll be like let's go to some cafe, let's have some good coffee और something like that, आप ज्यादा बेटर जानते हो, राइट? तो आप अब कॉफी ले जाओगे, तो कॉफी भी आप सोचोगे स्टारबक्स में ले जाएं, कहाँ, मतलब कहीं इधर उधर ले जाएंगे, इंप्रेशन है ना, तो दिखाना है कि आई एम लाइक सेल्फ इंडिपेंडेंट और मैं तो बड़ा पॉश ही रहता हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ वो, ठीक है। तो आप स्टारबक्स ले जाओगे, अब स्टारबक्स की एक कॉफी मतलब मिनिमम वाली लोगे तो 300 रुपये पड़ जाएगी, जीएसटी लगाने के बाद, ठीक है। तो यार अब 300 में आप पियोगे, 300 में वो पियो, कुछ तो खाने के लिए लोगे तो उसका कॉस्ट अलग से 300, मतलब एक बार कॉफी पिलाने का 1000-1200 रुपये पड़ता है, ठीक है। तो आप सोच लो अट्रैक्शन में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, सोच लो अट्रैक्शन में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। कैन आई रिसीव अ कॉल? सो सॉरी फॉर दैट। हेलो, हाँ तो हाँ तो क्या होगा बॉस कि अब कितना खर्च हो गया एनर्जी, आप समझ रहे हो? मनी इज अ एनर्जी, मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप पैसे मेहनत करते हो तो मनी आती है, तो बस वही है कि कितना एनर्जी खर्च हो गया। तो हमेशा जब भी दुनिया में नियम है, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, वेयर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। पूरी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग इसी चैप्टर पे, इसी बेस पे पढ़ा हुआ, ठीक है। आइए अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब भी बाहर वाली इलेक्ट्रॉन आएगी, जब भी बाहर वाली इलेक्ट्रॉन बेटा आएगी तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन करेगा, और न्यूक्लियस अगर अट्रैक्शन करेगा तो वेयर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, राइट। चलो बॉस, तो आ जाओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड, या फिर सीधा लिखेंगे द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, when an electron is added, enthalpy change when an electron is added to outermost orbit, when an electron is added to outermost orbit of an isolated gaseous atom, when an electron is added to outermost orbit of an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ठीक है। अच्छा, यही दोनों टर्म था आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो आइसोलेटेड वहां भी था, यहां भी रहेगा, गैसियस वहां भी था, यहां भी रहेगा, एटम वहां भी था, यहां भी रहेगा। तो वहां पे क्या कर रहे थे भाई, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, एनर्जी लगाना पड़ेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हम डाल रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज होगी। अभी गेन और मतलब एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो थोड़ी देर बाद और परत खुलेंगे उसकी, अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए गैसियस, कोई एक एटम होगा गैसियस, आइसोलेटेड भी है, ये देखो अकेला भी है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला,
गैसियस भी है और एटम भी है। इसमें हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां पे ये बन जाएगा सीधा सीधा बेटा ए माइनस गैसियस बन जाएगा, और ए माइनस गैसियस बना है तो बेटा यहां पे एनर्जी कुछ रिलीज होगा। क्या होगा, एनर्जी बेटा यहां पे रिलीज होगा, ठीक है। चलिए ये हमने आपको बताया था। तो दिस इज नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब समझ रहे हो, मतलब एफिनिटी का मतलब होता है, हिंदी मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एफिनिटी का मतलब होता है प्यार। एफिनिटी का मतलब होता है प्यार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। चलिए, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करते हैं। ये जो हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अभी तक पढ़े, ये सेम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट द साइन इज डिफरेंट। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी रिलीज हो रही है तो उल्टा साइन करोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर सेम इन मैग्नीट्यूड, डिफरेंट इन साइन। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर सेम इन मैग्नीट्यूड, डिफरेंट इन साइन। तो यहां पे आ जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ये क्या होंगे बॉस, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कहने का मतलब दे बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, केवल साइन का डिफरेंट है, बट साइन इज अपोजिट। तो क्या होगा, बट साइन इज अपोजिट, बट साइन इज अपोजिट। आई क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट इट इज अ लव फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। समझ रहे हैं, क्लियर है। अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्लियर है। जैसे आइए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो मेरे पास, अब मैं बात करता हूं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। किसकी बात कर रहा हूं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मैंने कल यह समझाया था कि जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आयनेशन एनर्जी 1, आयनेशन एनर्जी 2, आयनेशन एनर्जी 3। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन अंदर आए। एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एंड सो ऑन। अब यहां पे स्लाइड चेंज है, गौर से सुनना। मान लो मेरे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम में जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्या बन गया आपके पास, ए माइनस गैसियस। बना या नहीं बना? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ए गैसियस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ए माइनस गैसियस बन गया। चलो, अब ए माइनस गैसियस जैसे ही ये बना, अब ए माइनस गैसियस जैसे ये बना, एक इलेक्ट्रॉन आप फिर से जब आप ऐड करोगे तो ये ए माइनस 2 बनना चाहिए। अब दोनों अलग अलग प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली बार एटम न्यूट्रल था, पहली बार एटम न्यूट्रल है, मतलब अट्रैक्शन होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है। पहली बार एटम न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो मैं लिखूंगा डेल्टा एच माइनस। जब भी एनर्जी रिलीज होता है डेल्टा एच माइनस लिखते हैं, और एनर्जी गेन होता है तो डेल्टा एच प्लस लिखते हैं। जैसे एंडोथर्मिक में डेल्टा एच प्लस था, वहां पे हम एनर्जी दे रहे थे, वहां एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा था। चलो, अब डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। यहां पे आ जाओ, अब देखो, जब जैसे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब ये एनायन बन चुका, वहां पे केटायन बन रहा था, यहां पे एनायन बन गया। सुनना, अब ये एनायन बन गया, नेगेटिव चार्ज है, फिर से नेगेटिव चार्ज डालोगे तो क्या रिपल्सन होगा ना। Here we have attraction, here we have repulsion. So नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो क्या रिपल्सन हो रहा है, और अब रिपल्सन है, रिपल्सन में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, मतलब नाउ वी हैव डेल्टा एच पॉजिटिव। समझ में आया? तो पहला देखो, हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक था। आयोनाइजेशन एनर्जी पिछले कॉन्सेप्ट में वो हर बार एंडोथर्मिक है, हर बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पे क्या है,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज अगेन पॉजिटिव। अगर मान लो मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा हूं, ये तो और ज्यादा रिपल्सिव होगा क्योंकि ज्यादा बड़ा एनाइन आ गया, -2 आ गया। तो यार A -2 से -3 बनाने के लिए ये और ज्यादा बड़ा, तो मतलब डेल्टा H और पॉजिटिव हो गया, मतलब डेल्टा H और पॉजिटिव हो गया। दिस इज डेल्टा H नेगेटिव, दिस इज डेल्टा H पॉजिटिव, ये डेल्टा H और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो यहां पे डेल्टा H ये नेगेटिव है, यहां पे डेल्टा H पॉजिटिव है, यहां पे डेल्टा H और पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में आओगे डेल्टा H और पॉजिटिव होता चला जाएगा। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड गेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एंडोथर्मिक। सेकेंड वाला इज अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज एंडोथर्मिक। एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक है, सेकेंड वाला एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हाँ या ना? ठीक है सर, राखी का क्या प्लान है, उस दिन क्लास रहेगी क्या? नहीं बेटा, उस दिन राखी के दिन तो छुट्टी रहती है। आइए, सो डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H अगेन पॉजिटिव है। तो इट इज एक्सोथर्मिक, यहां पे एंडोथर्मिक और यहां पे एंडोथर्मिक, ये होता रहेगा। देखिए अब मैंने बोला कि डेल्टा H अगर ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन डिफरेंट है। तो अगर मैं इससे बोलूं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, और नेगेटिव। अरे हाँ या ना? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, नेगेटिव। थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बस साइन उल्टा कर देना है और कुछ दिक्कत नहीं है, बस साइन उल्टा कर देना और कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलो अब क्या होगा, डेल्टा H कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आप देख रहे हो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा। भाई कोई इलेक्ट्रॉन का चेंज हो ही नहीं तो डेल्टा H जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ले रहा है तो डेल्टा H नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है तो डेल्टा H पॉजिटिव। सो डेल्टा H जो डेल्टा H है, डेल्टा H Eg लिख रहा हूं मैं यहां पे। डेल्टा H Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा H इज इंथैल्पी, सो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। सो डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डेल्टा H पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब जैसे मान लो ये क्लोरीन है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। आइए आसानी से, न्यूट्रल भी है, तो बेटा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड किया और ये Cl माइनस गैसियस बन गया। Cl माइनस गैसियस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब ये स्टेबल हो चुका इसका। और ये दूसरा देख सकते हो कि बेटा ये आराम से डेल्टा H नेगेटिव है, न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, डेल्टा H विल बी नेगेटिव, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि आर्गन आपके पास है, आर्गन में एक इलेक्ट्रॉन डालने वाले हो, तो क्या होगा? भाई आर्गन तो ऑलरेडी इनर्ट गैस है, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों डालोगे? आर्गन में तो ऑलरेडी स्टेबल है, वो तो ऑलरेडी इनर्ट गैस है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डाल पाओगे। तो भाई वहां पे आर्गन माइनस बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा H इज पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव कब हो रहा है, जब अट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा, सिंपल। अगर अट्रैक्शन होगा, देखो ये Cl माइनस बनना चाहता, ये आर्गन माइनस बनना नहीं चाहता, तो मतलब हमें जबरदस्ती करके देना पड़ेगा डेल्टा H पॉजिटिव। सो डेल्टा H कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो एंड जीरो ऑल्सो। ठीक है, अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखेंगे, अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। आई विल डिक्टेट एंड यू विल राइट, आई विल डिक्टेट एंड यू विल राइट। संडे को जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो बेटा घर रहो, संडे को एग्जाम नहीं दे पाओगे तो घर रहो। ठीक है, जो संडे को एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप घर रहो, कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना तो मत पढ़ो, ज्यादा बेटर सॉल्यूशन। इफ यू आर स्टडिंग, वर्क हार्ड। और इधर मतलब छोड़ दो पूरा, लीव एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता है वर्क हार्ड करोगे, मतलब हार्ड वर्क करोगे, देन यू विल गेट सेलेक्टेड।
then you'll get a good AIMS college or government medical college or prestigious colleges of India, right? If you will not work hard, you will be like, कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन तो होना नहीं, तो इससे बढ़िया मस्ती कर लो ना, राइट? सर मैं नोएडा आऊंगा आपसे मिलने, ये गलती मत करना, कोई नहीं मिल जाना आपको, ठीक है? और मैं ये देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे स्टडी मटेरियल जा रहा था हमारा। अब स्टडी मटेरियल में क्या है कि वहां पे ऑफिस का एड्रेस डाल रहे थे कंप्लीट। मैंने कहा यार ये गलती मत करो, हमारे ऐसे ऐसे वो है ना भक्त जन है हमारे, वो कुछ नहीं सोचेंगे, ट्रेन पकड़ के सीधा आ जाते हैं। एक हमारा स्टूडेंट है, वो सीधा भाई साहब पटना वैशाली से है, मतलब पटना के आगे वैशाली है, वैशाली से भाई नीट के अगले दिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, मिलना है सर आपसे, पहुंच गया दिल्ली स्टेशन पे आके फोन कर रहा है हमारे उस पे मतलब ऑफिस नंबर पे कि सर से मिलना ही है वरना मैं स्टेशन पे ही रहूंगा। अब बताओ, ये हाल है। चलो जो जो आएगा ना एक एक घूसा मार मार के फिर भेजूंगा मैं यहाँ से, तो दिख मत जाना इधर ऑफिस के आसपास, ठीक है? चलो यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑफिस है बस, पेटीएम के ऑफिस है सामने, ऐसे करोगे ना वो जेल वेल भिजवा देंगे, मतलब आई एम नॉट रिस्की फॉर दैट, राइट? हाँ, तो इसलिए बड़ा बच गया। आओ आर्गन वाला एग्जांपल फिर से समझा दो, ठीक है भाई? यार ये देखो, आर्गन स्टेबल है ना पहले से, आर्गन इज इनर्ट गैस, इनर्ट गैस तो पहले से स्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसका मतलब हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा, जबरदस्ती करोगे मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। Cl माइनस को इलेक्ट्रॉन पसंद है, क्योंकि Cl माइनस तो यार आर्गन बन गया है ना, ये तो इनर्ट गैस बन गया, तो यार ये चाहता है इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, या फिर ऐसा समझो अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बन रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ बेटा यहां पे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यहां पे लिखोगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है भाई? जनरली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है, बताया भी था। ए से ए माइनस बनने के लिए एनर्जी रिलीज होती है, बट सेकंड एंड थर्ड, बट सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा सो ऑन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब यहां पे एसर्शन रीजन जब आपके आता है, मेरे से पढ़ने से आपको ये होगा कि एसर्शन रीजन अपने आप हो जाएगा, तो ये पूछेगा कि भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होता क्यों है? क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में बेटा अट्रैक्शन हो रहा है। किसके किसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है? न्यूक्लियस के बीच में, और अट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। फिर बोलोगे कि भाई सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बेटा रिपल्सन हो रहा है। और रिपल्सन किसके किसके बीच में हो रहा है? तो बेटा रिपल्सन में देखो सेकंड वाले में एनायन बन चुका है, और फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन दोनों के बीच में रिपल्सन। बोलो हाँ या ना? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए हैं, आगे बढ़े। सो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव बिकॉज, यहां पे भी लिख देते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलो, बात दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंट होता है। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? चलिए अब आ जाओ यहां पे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आ जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आओ यार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगेन एफिनिटी इज नथिंग बट इट इज अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, या फिर आप बोलो इलेक्ट्रॉन से प्यार, ठीक है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। अब मुझे बताओ, चार फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर मैं आपसे बोलना चाहता हूं जेड इफेक्टिव। खुद सोच के बताओ कि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल?
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कर क्या रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कर क्या रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ चलो, अब बाहर से अंदर बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखो जेड इफेक्टिव भी क्या है, अट्रैक्शन ही तो है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, गौर से, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एफिनिटी भी बढ़ेगा, एफिनिटी इज ऑल्सो अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली directly proportional to Z effective. Electron affinity is basically directly proportional to Z effective. हाँ या ना? Electron affinity is directly proportional to Z effective. अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा फैक्टर, भाई साइज पे कैसे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का मतलब न्यूक्लियस के पास में होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस से दूर हो गया तो अट्रैक्शन कम हो गया। तो भाई साइज है ना, साइज छोटा है, न्यूक्लियस के पास में है, अट्रैक्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा, न्यूक्लियस के पास में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। साइज छोटा, न्यूक्लियस के पास में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। हाँ या ना? साइज छोटा, न्यूक्लियस के पास में है, एफिनिटी ज्यादा होगा। चलो दूसरी बात, तीसरी बात हम कर लेते हैं बेटा, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन भी तो अट्रैक्शन ही है, मैंने बताया था, पेनिट्रेशन भी तो अट्रैक्शन ही है। अब चूंकि पेनिट्रेशन भी अट्रैक्शन है और ये भी अट्रैक्शन है, तो पेनिट्रेशन का ऑर्डर आपको अभी तक याद हो गया होगा, जितना ज्यादा क्लोजर टू न्यूक्लियस उतना ज्यादा पेनिट्रेशन। तो मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस मोर पेनिट्रेशन, मुझे लगता है यहां तक बात क्लियर है। मोर पेनिट्रेशन टू न्यूक्लियस, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर पेनिट्रेशन, मुझे लगता है बात क्लियर। तो जेड इफेक्टिव भी समझ आया, साइज भी समझ आया, पेनिट्रेशन पावर भी समझ हुआ या नहीं हुआ। अब आते हैं फोर्थ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब आते हैं फोर्थ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ पे आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करेंगे। देखो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले स्टेबल है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले क्या है? स्टेबल है। अब स्टेबल है तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी रहेगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले स्टेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार तो रहेगा ही नहीं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले स्टेबल हैं, स्टेबल है मतलब उनकी एफिनिटी कम हो चुकी है, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर स्टेबल। हाफ फील्ड जो है एंड फुल फील्ड जो है, जैसा मैं हमने किया था कहां पे, आयनाइजेशन एनर्जी में, वैसा ही हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर स्टेबल एंड सो, या फिर लिखेंगे एंड हेंस। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आपके स्टेबल है एंड हेंस दे हैव लेस एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, दे हैव लेस एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए उनका प्यार, उनका अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का डेल्टा एच कम हो जाता है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, तो यही चार फैक्टर हैं जिसपे आपका डेल्टा एच डिपेंड करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, बात सेम ही है, में केवल साइन का डिफरेंट होता है। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? समझ गए? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में जबरदस्ती करना पड़ेगा, मतलब इसकी एफिनिटी कम हो गई, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, मतलब खुद से चाहत नहीं रही। एफिनिटी का मतलब खुद से चाहत है क्या? नहीं, जबरदस्ती करना पड़ेगा, फिर वो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। चलो अब आते हैं ट्रेंड्स के ऊपर, ट्रेंड्स इन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आ जाओ, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आओ अब देखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट जाओ, पहला पीरियड में, फर्स्ट आप बात करोगे पीरियड में, दूसरा बात करोगे ग्रुप में। पीरियड में, पीरियड में जैसे ही बेटा आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, पीरियड में जैसे ही बेटा आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना, पीरियड में जैसे ही बेटा आप लेफ्ट से राइट जाते हो, तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या आप समझ पा रहे हो कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है? हाँ, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। हाँ या ना?
हाँ या ना? आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डेल्टा एच इजी भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। डेल्टा एच को बोलते हैं इंथैल्पी, ईजी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेन, तो इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन। चलो लेफ्ट से राइट हो गया। उसी तरह अगर मैं बेटा आपसे ग्रुप में बात करता हूं, तो ग्रुप में क्या टॉप से बॉटम होगा? ग्रुप में क्या टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है? ग्रुप में क्या टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है? हाँ, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है। बहुत अच्छा। अब साइज बड़ा हो रहा है मतलब न्यूक्लियस से दूरियां बढ़ रही है, मतलब अट्रैक्शन कम हो रहा है। पास पास रहोगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि दूर दूर हो जाओगे तो अट्रैक्शन ज्यादा? ऑब्वियसली जितना पास रहोगे उतना अट्रैक्शन होगा, राइट? तो यार साइज जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा। तो साइज टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो एफिनिटी भी कम हो जाएगा। तो बेटा यहां पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ठीक है? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से भी देख सकते हो। अब उसी तरह से बेटा हम एक डायग्राम बना देंगे यार, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है। लेफ्ट से राइट गए थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गई थी, टॉप से बॉटम गए थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई थी। हाँ ना? बोलना पड़ेगा क्लियरली। आ जाओ, अब आते हैं पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3। अब आते हैं बेटा पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3। आइए, लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं यहां तक, ठीक है? पीरियोडिक लॉ से देखें तो एटॉमिक नंबर में है, पर सब कुछ तो साइज से ही ज्यादा देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही। बट बेटा जो पीरियोडिक लॉ है वो केवल पीरियोडिक टेबल को बनने के लिए बना, ये सारी चीजें अट्रैक्शन, रिपल्सन इनसाइड द एटम जाके देखते, वो केवल पीरियोडिक लॉ जो है वो पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए बनाया गया है। दैट्स इट। ठीक है जी चित्रांश। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, मैं वही बात करूंगा आपके पास पीरियड नंबर 1 में कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करिए। उसी तरह बेटा मैं पीरियड नंबर 2 की बात करूंगा आपसे, फिर मैं पीरियड नंबर 3 की भी बात करूंगा। आइए, पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले आप बता दो हाइड्रोजन हीलियम में, फिर मैं बात करूंगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। चलो आ जाओ, हाइड्रोजन और हीलियम में किसका एफिनिटी ज्यादा होगा? बेटा हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है। हाइड्रोजन को ज्यादा एफिनिटी है एज कंपेयर टू हीलियम। हाँ ये बात क्लियर हुई? आ जाओ, मैंने बोला था कि ग्रुप नंबर 2 ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोला था ना? उसी तरह नाइट्रोजन फैमिली ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोला था? बेटा एक और चीज आप भूल गए, ये भी तो फुलफिल्ड है, इनर्ट गैस। तो फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड, फिर फुलफिल्ड, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, फुलफिल्ड वाले सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आपके पास दो फुलफिल्ड है, बेरिलियम और नियॉन। इनफैक्ट इनर्ट गैस तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको एफिनिटी बहुत कम है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो सबसे कम एफिनिटी नियॉन की होगी। फिर इससे थोड़ा सा कम स्टेबल बेरिलियम होता है, तो उसके बाद जो एफिनिटी थोड़ी सी इसकी एफिनिटी बढ़ी। हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इनकी एफिनिटी हो गई कम, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है, एफिनिटी हो गई कम। इन तीनों में भी फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब दो फुल फील्ड है, उसमें इनर्ट गैस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इनर्ट गैस सबसे, जो जितना स्टेबल होगा उसकी एफिनिटी उतनी कम हो जाएगी। फिर फुलफिल्ड आया और फिर हाफ फिल्ड आया। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बात भी समझ आ रहा है? उसके बाद आते हैं हम, अब आ जाओ, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो यहां पे एक उल्टा ऑर्डर आता है, पहले बोरोन और फिर लिथियम का। ध्यान से, यहां पे मेजॉरिटी लोग बेटा गलती करते हैं, ध्यान से थोड़ा, मेजॉरिटी लोग गलत करेंगे। बोरोन से ज्यादा एफिनिटी लिथियम की है, पता क्यों? क्योंकि लिथियम के पास होता है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये स्टेबल बन जाता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की तड़प मची है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया फुलफिल्ड हो गया, तो इसकी एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन। तो लिथियम की एफिनिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू बोरोन। बोलो हाँ या ना? लिथियम की एफिनिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू बोरोन। ठीक है,
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास आ जाएगा, आपके पास फिर नॉर्मल है, फिर आपके पास बड़ा नॉर्मल है, देन यू हैव कार्बन, देन यू हैव ऑक्सीजन, देन यू हैव फ्लोरीन। मैंने क्या बताया, बात समझ में आई या नहीं आई? दो लॉ में आपको दो बार में आपको यहां पे फिर से समझाता हूं। पेन नीचे, नजरें हमारी नजरों में, पेन नीचे और सारी नजरें हमारी स्क्रीन पे। आ जाओ, अब देखोगे यहां पे ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है और ये फुलफिल्ड है। तो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, हाँ या ना? क्या होता है? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही है। अब फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड चूंकि स्टेबल है बच्चों, तो थोड़ा गौर से समझना, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल है, दिस इज फुलफिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज फुलफिल्ड। इसमें भी इनर्ट गैस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जो जितना स्टेबल होगा एफिनिटी उसकी उतनी कम होगी, तो नियोन की एफिनिटी सबसे कम होगी। फिर एफिनिटी किसकी हुई? बेरिलियम की, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ। फिर इसकी एफिनिटी किसकी हुई? नाइट्रोजन। ठीक है, अब आते हैं कि बाकी को लेफ्ट से राइट बढ़ना चाहिए, लेफ्ट से राइट जाने पे एफिनिटी बढ़ता है, लेकिन लिथियम की एफिनिटी ज्यादा होती है बोरोन से, क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन पाते ही मोस्ट स्टेबल बन जाता है, बेरिलियम बन जाता है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन पाते ही मोस्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलता ही स्टेबल हो जाता है, इसलिए एफिनिटी इसकी ज्यादा हो गई बोरोन से। तो बोरोन से इसकी एफिनिटी ज्यादा हो जाती है। एंड देन नॉर्मल लेफ्ट से राइट जाओगे तो एफिनिटी बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो लिथियम में भी तो हाफ फील्ड है, नहीं बेटा? लिथियम में हाफ फील्ड नहीं है। 1s1 को हाफ फील्ड कंसीडर नहीं करते हैं, 1s1 को हाफ फील्ड कंसीडर नहीं करते, ठीक है? या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आओ। अब यहां पे आ जाओ, तो यहां देख रहे होगे कि ये फुलफिल्ड है, यहां आप देख पा रहे होंगे कि सर ये फुलफिल्ड है, दिस इज ऑल्सो फुलफिल्ड एंड दिस इज नाइट्रोजन फैमिली हाफ फील्ड। दो फुलफिल्ड और एक हाफ फील्ड। फुलफिल्ड में ज्यादा स्टेबल है आर्गन, तो जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एफिनिटी हो गई कम। फिर आ गया मैग्नीशियम और फिर आ गया एल्युमिनियम, बोलो हाँ या, फिर आ गया फास्फोरस, बोलो हाँ या ना? और लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट जाने पे एफिनिटी बढ़ती है। इन दोनों में सोडियम और एल्युमिनियम में सोडियम की एफिनिटी ज्यादा होती है, इन दोनों में सोडियम और एल्युमिनियम में सोडियम की एफिनिटी ज्यादा होती है, बिकॉज सोडियम की एफिनिटी ज्यादा होती है, बिकॉज इन दोनों में सोडियम की एफिनिटी ज्यादा होती है। भाई सोडियम की एफिनिटी इसलिए ज्यादा है, सोडियम की एफिनिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये मैग्नीशियम हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाएगा सोडियम का, एंड देन नॉर्मल चलेगा सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन। एकदम रुक रुक के धीरे धीरे समझाया है ताकि एक बार में समझ आए। राइट और रॉन्ग, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। ठीक है, 3D का IE आयनाइजेशन एनर्जी बताओ विथ रीजन प्लीज। ओके स्वास्तिक, मैंने बता रखा है कि 3D का आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बता रखा है, 3D सीरीज का 2, 6 और 7 पे चेंज होता है। ठीक है, चलिए, वी आर ब्लेस्ड टू, थैंक यू वर्षा चौधरी, थैंक यू सो मच। क्लियर हुआ? पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 हो गया। अब आइए, अब थोड़ी सी चीज अभी और बची हुई है, ग्रुप की बात। अच्छा, पीरियड नंबर 4 नहीं कर पाए। पीरियड नंबर 4 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट इन सिलेबस और डिफाइंड भी नहीं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है कि MSc UMSc में भी नहीं आता। ठीक है, तो आप में तो बिल्कुल नहीं आएगा। पीरियड नंबर 3 तो बिल्कुल नहीं आता, पीरियड नंबर 4 मतलब 3D सीरीज तो नहीं आया। चलो अब आते हैं ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप की बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप, आ जाओ। यहां पे एक वो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। होता क्या है, ये सेकंड पीरियड वाले हैं, ये थर्ड पीरियड वाले हैं, ये फोर्थ पीरियड वाले हैं, ये फिफ्थ पीरियड वाले हैं ना। आ जाओ, तो जैसे जैसे नीचे जाते हो साइज बढ़ रहा है, क्योंकि पहले एक शेल था, फिर 2 शेल हो गया, फिर 3 शेल हो गया, फिर 4 शेल हो गया, फिर 5 शेल हो गया, फिर 6 शेल हो गया, फिर 7 शेल हो गया। चलो अब देखो, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कर क्या रहे हैं सर? हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाल रहे हैं, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाल रहे हैं, यही तो हो रहा है। हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाल रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं, हाँ या ना? अब देखो, सेकंड पीरियड वाले का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप अंदर डालोगे, थोड़ा गौर से, सेकंड पीरियड वाले का साइज छोटा है,
जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन अंदर डाले रिपल्सन चालू हो गया बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। यहां पे सेकेंड पीरियड वाले में रिपल्सन हो जाएगा ड्यू टू ए स्मॉल साइज, सेकेंड पीरियड वाले में रिपल्सन हो जाएगा ड्यू टू ए स्मॉल साइज। बोलो हाँ या ना? सेकेंड पीरियड वाले में रिपल्सन हो जाएगा ड्यू टू ए स्मॉल साइज। बोलो हाँ या ना? यहां पे आ जाओ। फिर थर्ड पीरियड वालों का क्या होगा? थर्ड पीरियड वालों का क्या होगा? आ जाओ। थर्ड पीरियड वाले में नो रिपल्सन बिकॉज साइज इंक्रीजेस। यहां पे रिपल्सन नहीं हो रहा है बिकॉज साइज इंक्रीजेस। अब थोड़ा सा गौर से सुनना, जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसको सुनना। मान लो आपके पास सेकेंड पीरियड, मतलब मान लो आपके पास छोटा घर है, छोटा घर है, मान लो, मतलब आपके स्ट्रगल के दिन चल रहे हैं, छोटा घर है, ठीक है। अब छोटा घर है, उसमें कोई मान लो बाहर से कोई आ जाता है कि यार आज ना मुझे स्टे करना है, या फिर है ना मेरा कुछ हॉस्पिटल का काम है तो आई विल स्टे फॉर अ वीक, या फिर मेरा कुछ घर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का काम है, मेरा कोई एग्जाम है तो मैं 1 महीने रुकने वाला हूँ। तो अब टेंशन हो जाती है कि भाई घर तो छोटा है, अब रखे तो रखे कहाँ, ठीक है, घर तो छोटा है अब रखे तो रखे कहाँ। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये है साइज छोटा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो होगा रिपल्सन, रिपल्सन ड्यू टू स्मॉल साइज। लड़ाई होगी घर में कि मैं कहां सोऊं, मैं कहां सोऊं, मैं कहां सोऊं, ताने मारते फिरोगे, अरे तुम छोटे वाले रूम में जाओ, तुम मेरे को एसी वाला रूम दो, तुम कूलर वाले रूम में चले जाओ, समथिंग, ठीक है। तो छोटा घर है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन होगा, मजा नहीं आएगा यार, छोटा तो घर है क्यों आ रहा है। अब अगर मान लो आपके पास 3 मंजिला मकान है, थर्ड पीरियड मतलब 3 मंजिला मकान है, आप 1 मंजिल में रहोगे, बाकी के 2 मंजिल खाली पड़े, आपके पास एक नहीं 1 लाख इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, आप दे दो, आप ऊपर जाके रहो। जैसे शहरों में आजकल यही हो रहा है। जैसे मैं जैसे अभी जैसे रहना पसंद करता हूं, तो आई लव माई स्पेस, मतलब मुझे अपना रूम शेयर करना ये सब पसंद नहीं है। तो जानबूझ के आई हैव, मतलब मैं जहां रहता हूं मैंने डुप्लेक्स लिया हुआ कि ऊपर और नीचे, तो आई लिव एट ऊपर वाला फ्लोर। मेरे को फैमिली वालों से भी रूम शेयर करने में पता नहीं क्यों अजीब सा होता है, तो इसके लिए फैमिली वाले बड़ी ताना भी मारते हैं, अच्छा देखिए तो तुम रूम शेयर करते हो कि नहीं करते। मैंने बोल रखा है कि वहां भी नहीं होगी, एक पर्सनल स्पेस, मतलब मुझे पसंद है कि मेरे कॉर्नर में एक गिटार रखी हो, कि भाई इधर थोड़ा सा बेड पे 2-3 किताबें रखी हो, और मुझे मतलब बड़ा लाइट सा रूम मुझे पसंद है, व्हाइट और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है। मुझे अपना रूम बहुत वेल सेटल चाहिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गया तुम्हारे जैसे जूते फेंक दिए इधर, सॉक्स उधर, नो, ना नहीं चाहिए। मैंने घर जो है ना बड़ा अच्छा रखा हुआ है, घर पॉजिटिव होनी चाहिए ऑलवेज, ध्यान रखना सबसे पहली बात जब आप करोगे घर बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो कहां से कहां भटक गए हम? हाँ, तो भाई सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले, ठीक है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले भाई छोटा है, अब छोटा साइज है, बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो अनस्टेबल हो गया। थर्ड पीरियड वाले का साइज बड़ा हो जाता है, थर्ड पीरियड का साइज बड़ा है तो यहां पर रिपल्सन नहीं होता तो स्टेबल होता है, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? लैग हो रहा है? चेक। अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप यहां से कल पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्रॉम हियर टुमारो। ठीक है, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो, बाय बाय। हम यहां से कल कंटिन्यू करते हैं, चलो बाय।